हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर में, अपने फ्रीडम के चैप्टर में, कि हमें कंस्ट्रेंट्स की आवश्यकता क्यों है। वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स। देखो, हम ये जानते हैं कि अगर राइट्स, इस चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से ये चीज़ पढ़ ली है कि अगर राइट्स एब्सोल्यूट होना, तो एक पर्सन अपने फ्रीडम को एंजॉय करता हुआ पक्का ऐसा हो सकता है कि एब्सोल्यूट वे में अगर एक पर्सन अगर अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा हो, तो इस प्रोसेस में हो सकता है वो किसी ना किसी पर्सन को इस प्रक्रिया में हार्म कर जाए। वो पक्का हार्म कर सकता है किसी ना किसी पर्सन को अपने राइट्स को एंजॉय करते हुए, अगर उसके राइट्स के ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं है। तो इतना तो हमने कंक्लूड कर लिया था कि हमारे पास जो भी फ्रीडम या जो अन्य राइट्स हैं, वो किसी ना किसी प्रकार की लिमिटेशंस के साथ ही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात करी, राइटर आपको दोबारा वही चीज़ बोल रहा है, हम लोग ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहां पर किसी भी प्रकार के कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो। कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। यस, लिमिटेड नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट शुड बी देयर, लेकिन बात लिमिटेड या फिर कम होने की नहीं है, लेस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स की नहीं है। बात यह कि कंस्ट्रेंट्स होना आवश्यक है, कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, ये वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स जो है चाहिए होते हैं। ठीक है, अपने ऊपर एक्सेप्ट करने होते हैं, और ये सारा प्रोसेस अब तो आप जानते हो कि देश की पूरी आबादी कुछ लोगों के अंदर पावर को बेस्टो करती है, उनको सत्ता में आकर बिठाती है जनता, जनसंख्या, जो कि होते हैं गवर्नमेंट के लोग। ठीक है, गवर्नमेंट बनाते हैं जो लोग, और वही हमारे लिए फिर रूल्स रेगुलेशंस या इस प्रकार की कंस्ट्रेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो कैसे आएगी, कितनी होगी, कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से वक्त और हालातों के अनुसार हट जाने चाहिए। ठीक है, वो सब चीज़ें ये सरकार का डिसाइड करने का काम होता है, और सरकार के विभिन्न जो ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमें जो है अपने ऊपर कंस्ट्रेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसके अंदर सब कुछ उथल पुथल होने लगेगा। सब लोग आपस में भिड़ने लगेंगे, और अल्टीमेटली कोई भी अपने राइट्स को जो है वो एंजॉय नहीं कर सकेगा, बिकॉज एक पर्सन अपने राइट को एंजॉय करते हुए किसी और पर्सन को हार्म कर बैठेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। उनके विचार आपस में नहीं हो सकते एक जैसे। ठीक है, या उनके जो सोच है, ओपिनियन जो उनके वो होल्ड करते हैं, वो एक दूसरे से तालमेल ना खाते हो, तो अक्सर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। अब कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू तो हमेशा वर्बली होती है, तू मैं से। ठीक है, लेकिन होते होते वो फिजिकल कन्फ्लिक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर जो सिचुएशन ये आपको राइटर कह रहे हैं, कियोस होगा। ठीक है, और इसी से फिर वायलेंस या फिर अलग अलग प्रकार की मूवमेंट जो है वो चल सकती हैं। हम इस प्रकार की चीज़ें जो है वो नहीं इनवाइट करना चाहते, बिकॉज प्रक्रिया में होता क्या है कि देश के जो मैन पावर, जो रिसोर्सेज होते हैं इन सारी घटनाओं को शांत करवाने के लिए, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जो फिजिकल देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक पब्लिक बसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, या फिर कोई भी जो है पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब कुछ रिसोर्सेस फालतू के कामों में, इन सब दंगों को, कियर्स को, कन्फ्लिक्ट्स को शांत करवाने में लग जाते हैं, जबकि ये किसी न किसी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ये वाले रिसोर्सेज जो है, मैन पावर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काम आ सकते हैं किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो प्रशासन कभी भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के केस जो हैं, जो इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो एस्केलेट हो सोसाइटी के अंदर। लोग जो हैं, अब क्योंकि उनके अलग अलग आइडियाज, ओपिनियंस होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस होते हैं, तो वो एक दूसरे से compete करते हैं ओवर स्केर्स रिसोर्सेज। ठीक है, बिकॉज resources are limited in nature, and human population and human wants are almost unlimited in nature. ठीक है, रिसोर्सेज उन वांट्स को, उन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सोसाइटी में या कंट्री के अंदर लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है,
अब लोग आपस में compete कैसे करते हैं? सबसे बड़ी बात तो लोग जो है वो अर्न जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं। हर कोई एक पर्सन अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपने अपने बीवी बच्चों के लिए इम्प्रूव करना चाहता है। एक पर्सन हमेशा चाहेगा कि वो अपने लिए अपने घर परिवार के लिए एक कंफर्टेबल जो लाइफ है वो बिता सके। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, देश में इकोनॉमिक व्यवस्था इस प्रकार से होती है, हम जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो कुछ चुनिंदा हाथों में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाते हैं। रिसोर्सेज आर कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, लिमिटेड हाथों में वो कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल पर जो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो रिच सेक्शन के खिलाफ हेट्रेड की फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। इस हेट्रेड की फीलिंग से भी कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती हैं अगर आप बहुत आगे की बात करो तो। यानी कि शुरू में तो कॉन्फ्लिक्ट सारी की सारी वर्बल लेवल पर स्टार्ट होती है, फिर वो फिजिकल लेवल पर उतरेगी, सोसाइटी में फिर सारे सेक्शंस आपस में भिड़ेंगे, केओस होगा, वायलेंस हो सकता है, इवन सिविल वॉर तक की सिचुएशन आ सकती है, या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है उसकी डिमांड उत्पन्न हो सकती है। तो देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हाई डिसएग्रीमेंट्स में डेवलप इन अ सोसाइटी विच में एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। वही जो मैं इतने सारी जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सारे ओपन कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट हैं कि अगर ये डिसएग्रीमेंट्स जो है सोसाइटी के अंदर एस्केलेट होते चले गए तो फिर ये एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में आके सामने उतरेंगे, जहां पर आपको जो है अभी तक कोई अगर मानसिक रूप से किसी से चिढ़ रहा है, कोई हेट्रेट की फीलिंग डेवलप कर रहा है, तो अब जो है लोग खुले आम जो है वो हथियार उठाएंगे, जैसे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पर हुआ था। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से और सोशलिज्म से प्रभावित होते हुए वर्कर्स ने सत्ता छीनने की कोशिश करी थी। ऐसा रशिया में हुआ था, ऐसा फ्रांस में भी हुआ था। ठीक है, तो वी सी पीपल अराउंड अस रेडी टू फाइट फॉर ऑल काइंड ऑफ रीजंस। लोगों का दिमाग गर्म रहता है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो दिमाग है वो 24 घंटे गर्म रहता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो लोग जो लड़ने के लिए जो तावले हैं, वो जो जब भी किसी घटना को अंजाम देंगे तो वो हो सकता है कि ऐसी एवं ही हो, या फिर हो सकता है बहुत सीरियस भी हो, जैसे रेज वाइल ड्राइविंग ऑन द रोड्स। ठीक है, आपने किसी को ठोक दिया या फिर तेजी से गाड़ी निकाली, किसी के ऊपर चढ़ गई वो गाड़ी, फाइटिंग ओवर पार्किंग स्पेसेस। ठीक है, मकान मालिकों के साथ, किराएदारों के साथ तू मैं होना, लैंड को लेकर डिस्प्यूट होना, घर परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर तू मैं होना। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स रिगार्डिंग के पर्टिकुलर फिल्म जो है वो उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ कुछ मूवीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल बन जाती हैं, लाइक उनके ऊपर बवाल जब तक ना हो तब तक लोग उनको थिएटर में देखने नहीं जाते। कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल जैसे इसके हो सकते हैं, कश्मीर फाइल्स हो गया, कश्मीर फाइल्स जो आई थी मूवी, यही नाम था आई थिंक उसका, एक ओ माई गॉड हो गया, या फिर पीके हो गई। ठीक है, तो जहाँ पर भी धार्मिक कुछ एंगल, कुछ ऐसे मुद्दे जो दिखाए जा रहे हैं या फिर जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग को रोकना है, उसके लिए तोड़फोड़ी करना। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, एंड इवन इनकी वजह से इन वायलेंस में लोगों की जिंदगी तक चली जाती है। ठीक है, इसलिए हर एक सोसाइटी जो है उनको कुछ मैकेनिज्म चाहिए ताकि वो इन वायलेंस को कंट्रोल कर सकें और डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकें। ठीक है, सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज एंड डू नॉट अटेम्प्ट टू इम्पोज आवर व्यूज ऑन अदर्स, जब तक हम दूसरों के ओपिनियन और दूसरों के विचारों को अगर रिस्पेक्ट करते हैं और अपने विचार, अपने व्यूज दूसरों पर नहीं थोपते, ठीक है, तो हम जो है फ्री तरीके से रह सकते हैं, वी मे लिव फ्रीली विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, आइडियली। और ये वाले जो मिनिमम कंस्ट्रेंट्स होंगे ना, ये फिर पर्सन के ऊपर प्रशासन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लोग जो होंगे वो अपने आप में इतने सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने आप में लोग इतने सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो उन कंस्ट्रेंट्स को अपने ऊपर लगाना समझेंगे। तो आइडियली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यूज, डेवलप आवर ओन रूल्स ऑफ लिविंग एंड परस्यू आवर चॉइसेस। ठीक है, जैसे एक होता है कि आप अपने कुछ विचार होल्ड कर रहे हो। अब दो तरह के लोग होते हैं, अगर आप कुछ अपने व्यूज या अपने कुछ ओपिनियंस अगर होल्ड कर रहे हो, ठीक है,
तो आप जो है उसको फिर या तो पीसफुल तरीके से किसी पर्सन को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, ठीक है, या तो आप जो है एकदम से गर्मा गर्मी दिखाकर बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन क्रिटिक हो जाते हो, अपनी बातों को लेकर आप उसको थोपने की कोशिश करते हो, सामने वाले पर्सन के ऊपर बेस्टो करने की कोशिश करते हो, ठीक है। हम अब दोनों ही तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगर सामने वाले को प्यार से समझ में आ रही है, आप नॉर्मल डिबेट कर रहे हो, वो नॉर्मल तरीके से ले रहा है वो पर्सन, लेकिन जहाँ पर माहौल गर्मा गर्मी वाले होने लगा तो पर्सन अपने विचारों को अपने अपने तक रखता है और वो कहता है ठीक है भाई तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ, तुम जीत गए इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। डेवलप आवर ओन रूल्स ऑफ लिविंग। कोई भी जो पर्सन है वो फालतू में क्यों पसंद करेगा कि मैं 1 मिनट की रेड लाइट है, 2 मिनट की रेड लाइट है, मैं उसको जंप कर दूँ और 500 रुपये का जो है वो चालान भर दूँ, या मैं एक अच्छा नागरिक बनकर ना रहा हूँ, फालतू में पुलिस प्रशासन के लोग मुझे पकड़ लें, ठीक है, मेरे खिलाफ कोई केस वेस हो जाए, पता चला सरकारी नौकरी में वो पर्सन बैठने लायक ना हो या उसका करियर बर्बाद हो जाए। तो पर्सन अपने जीवन के खुद भी रूल्स जो है वो बनाकर रखता है। कुछ लोग होते हैं जैसे सोसाइटी में राउडी राउडी होता है एक ऐसा पर्सन जो कि वायलेंस को या अपनी बात को, दादागिरी को बेसिकली सपोर्ट करता है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एक ऐसे पर्सन की जो कि रूल्स को ओबे कर रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छे नागरिक बनकर रह रहे हैं, तो वो जो होते हैं वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। उनको पता होता है कब कहाँ पर अपना पैर अड़ाना है, किस सिचुएशन में, और कब कहाँ पर नहीं अड़ाना है, ठीक है। बट द क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी, अब ऐसी सोसाइटी जिसमें हम एक तरीके से गलत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर आपसे ये कह रहे हैं इस तरह की सोसाइटी को बनाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए हमें फिर भी इंडिविजुअल से ही तो बनी है ना सोसाइटी, सारी सोसाइटी इंडिविजुअल से ही बनी है। अगर इंडिविजुअल ना हो तो समाज नहीं हो सकता, तो हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। एट द वेरी लीस्ट, मतलब सबसे कम से कम कंस्ट्रेंट्स की अगर आप बात करो तो वो कंस्ट्रेंट इतने होने चाहिए, आपके अंदर एक टॉलरेंस की पावर, आपके अंदर एक टॉलरेंस की पावर कि आप जो है एटलीस्ट दूसरों के विचार, दूसरों के थॉट, दूसरों के ओपिनियन, उनकी जो मानसिकता है, एटलीस्ट यू शुड बी विलिंग टू रिस्पेक्ट कि अगर आपसे कोई अलग होकर बात कर रहा है, आपके विचारों के साथ सहमत होकर बात नहीं कर रहा है या कोई नहीं कर रही है, एटलीस्ट आप उसकी बात को सुनो, समझो, टॉलरेंस हो आपके अंदर। टॉलरेंस के साथ साथ दूसरा एक प्रोमिनेंट फीचर होता है कि लोगों को हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड भी बनाना होता है, क्योंकि अक्सर लोग आपस में जो एक दूसरे से भिड़ते हैं वो ओपन माइंडेडनेस ना होने की वजह से भिड़ते हैं। आपके अंदर टॉलरेंस तो है, लेकिन टॉलरेंस आपकी बात जो है, मतलब आपके अंदर जो टॉलरेंस है वो बातों को सुनने के लिए है बस सामने वाले की। आप मन ही मन उसे जल रहे हो, कोड़ रहे हो और उसकी बुराइयां करते फिर रहे हो। आपका एक ओपन माइंडेडनेस का नेचर होना चाहिए, यानी कि अगर कोई डिफरेंट ओपिनियंस अगर आते हैं, सिर्फ आप उनकी रिस्पेक्ट करके, ऐसा नहीं कि आपने सामने तो चेहरे पे बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप सामने साइलेंटली होकर सुन रहे हो उस चीज़ को, और आप जो है अपने दिमाग में एक अपने विचारों को लेकर आप एक केज पैरेट बने हुए हो कि आप जिन्हें जो सोचा हुआ है वो इन्हीं चार दीवारी के अंदर बंद है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ओपन माइंडेडनेस इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आपका एक ओपिनियन है ए, ठीक है, और सामने वाले के अगर बातों को सुनने की आपके अंदर क्षमता है तो वो तो है आपके अंदर टॉलरेंस। उस टॉलरेंस के बाद यू शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन न्यू थिंग्स, सर्टेन गुड थिंग्स, कि आपको भी उस पर्सन से, उस पर्सन के विचारों से जो कि आपसे अलग हटकर बात कर रहा था, जिसके विचार आपके विचार से मेल जोल नहीं कर रहे थे, आप उससे कुछ ना कुछ लर्निंग ले सको, आप कुछ ना कुछ उसको उससे सीख सको उसके विचारों से, और फिर जो है आप मोल्ड कर सको अपने ओपिनियन को टाइम टू टाइम। क्योंकि हर एक पर्सन, जहाँ पर बात अपने ओपिनियन और व्यूज़ की आती है, हर कोई पर्सन यही सोचता है कि मैं ही सही बोल रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। इसलिए ना जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं हमें बहुत पसंद आते हैं, ठीक है, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते, ठीक है, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते। जैसे मतलब मान लो आपका दोस्त, अगर आप मान लो कि स्मोकिंग करते हो या आप टोबैको कंज्यूम करते हो,
ठीक है। अब आप इस चीज को, आपका कोई दोस्त है, दो दोस्त हैं आपके, एक है ए, एक है बी। ए आपको मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, और बी जो है वो आपका सपोर्ट कर रहा है, तो आपको हमेशा बी पसंद आएगा। आप हमेशा टोबैको या स्मोकिंग को कंज्यूम करने के लिए कभी भी ए को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, आप बी को साथ लेकर जाओगे। क्योंकि ये पर्सन फिर हो सकता है आपसे, ये पर्सन ए जो है आपको कहेगा यार उसके ऊपर देखो फोटो बनी हुई है, तुम पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद भी ऐसा कर रहे हो, कैंसर को इन्वाइट कर रहे हो। बी जो है वो पर्सन आपसे ये कहेगा अरे कोई बात नहीं, एक दो बार से कुछ नहीं होता, नेहरू जी भी तम्बाकू खाते थे और वो देखो प्रधानमंत्री बन गए देश के, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी स्मोकिंग करते थे और वो देखो वो प्रधानमंत्री बने। तो वो पर्सन के पास वो सारी आर्ग्यूमेंट है आपके लिए कि जो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाए, और आप उसकी बातों पर सहमति जताओ। आपका माइंड उस टाइम पर लॉजिकल और रीजन, लॉजिक के साथ और रीजन के साथ काम नहीं करता, आपका बैलेंस ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट वो कह रहा है कि राइटर आपसे छोटी से छोटी कंस्टेंट भी, मिनिमम से मिनिमम कंस्टेंट भी अगर एक्सेप्ट कर सकते हो ना, तो वो इस बात को लेकर एक्सेप्ट करो दैट यू शुड बी विलिंग टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ व्यूज एंड ओपिनियन एंड बिलीफ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, however sometimes we think that a strong commitment to our beliefs, a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from us or reject our views। मतलब अगर आप ना अपने ओपिनियन को कुछ ऐसा लेकर बैठे हुए हो जिसको साइकोलॉजी में एक वर्ड से बोला जाता है, आप ये लिख सकते हो वर्ड, आपका कार्डिनल ट्रेट। मैं कार्डिनल ट्रेट को ये नहीं कह रहा कि कट्टरवादी सोच होती है, स्टबन नेचर होता है पर्सन का। स्टबन तो होता है पर्सन ढीठ है अपनी सोच में, पर्सन चेंज करने को, अपने विचारों को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है। कार्डिनल ट्रेट में क्या होता है, आप एक सोच को, एक विचार को अपनी ज़िंदगी का घोल बना लेते हो और उसी के इर्द गिर्द आपकी ज़िंदगी चलती रहती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, इसका एग्जाम्पल है नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी ने प्रीच करा, हमेशा जीते जी। पॉजिटिव वालों की बात बता रहा हूँ पहले मैं। दूसरा ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है, ये मदर टेरेसा प्रैक्टिस करती थी। लेकिन वहीं पर अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना चाहते हो तो वो ट्रेट है हिटलेरियन। हिटलर के नाम पर ये ट्रेड को कहा जाता है हिटलेरियन, यानी कि अत्याचारी, या फिर आप अगर चाहो तो आइडियोलॉजी वाइज आप इसको लिख सकते हो नाजिज्म, ठीक है। नाजिज्म क्या एक पीसफुल आइडियोलॉजी है? पीसफुल आइडियोलॉजी रही है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभार हो सकता है कि आप ना ये सब चीज़ें इतना भी बेसिक जो है आप कंस्ट्रेंट्स अपने खुद के लेवल पर ना शो करो, इनवाइट ना करो। ये भी तो आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है ना। कंस्ट्रेंट कैसे है, जब सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है, जब तक आप बोल रहे थे तो सामने वाले ने भी चुप्पी साध कर उसको सुना था ना, आपको भी सुनना चाहिए। सामने वाले ने टॉलरेंस और ओपन माइंडेडनेस अगर दिखाई है तो वो चीज़ आपको भी दिखानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे ही पूरी सोसाइटी होने लगे तो ये फिर कलयुग कहाँ होता है, ये तो फिर सतयुग होता। हमें इसी को सतयुग बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ती हैं लोगों के अंदर, और इसी को कंसेप्ट कहते हैं गांधी जी के भाषा में राम राज्य की स्थापना। राम राज्य एक बहुत ब्रॉड पैरामीटर होता है, मैं इसको कोई गॉड लॉर्ड राम से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। राम राज्य लॉर्ड राम के साथ एसोसिएटेड नहीं है वर्ड, ये एक पॉलिटिक्स का वर्ड होता है। यूपीएससी के पीएसआईआर के पेपर में ये वर्ड यूज़ करा जाता है, ठीक है। राम राज्य एक वेलफेयर स्टेट को कहते हैं, लेकिन वो वेलफेयर स्टेट से कहीं बढ़कर होता है। कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको उसका कंसेप्ट डेडिकेटेड वे में, ठीक है। गांधी जी की सोच थी कि हमें भारत को राम राज्य के अंदर राम राज्य जैसा एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। हाउएवर समटाइम्स वी थिंक that a strong commitment to our beliefs require that we must oppose all those who differ from or reject our views। जो भी हमारे विचारों से तालमेल ना खाते हो, ना करते हो, तो हमें उनको आउटवर्डली रिजेक्ट कर देना चाहिए। वी सी देयर व्यूज और वेज ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन अनडिजायरेबल। तो हम जो है लोगों से चिढ़ते हैं कभी कभार। जैसे क्या है, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूँ। देखो, एक पर्सन है ABC, आप उसको जानते भी नहीं हो, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, कभी कभार इकोनॉमिक व्यवस्था इस प्रकार से डिवाइड होती है कि पावर एंड वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स,
जिसकी वजह से कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हेट्रेड फीलिंग आ जाती है, राइट। ये मैंने आपसे बात कही थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करा मैंने वहां पर। अब देखो, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एबीसी एक पर्सन है, आप उसको जानते भी नहीं हो, ना आपका लेना एक ना देना दो, उस पर्सन से आपका कुछ लेन देन नहीं है। आपने आज मान लो अपने घर के दरवाजे पर एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खड़ी करी। एबीसी पर्सन, जिससे आपका ना जान पहचान ना कुछ, लेकिन ये पर्सन मान लो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पर्सन है, ठीक है। ये बगल से गली से निकला जहां पर आपने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी कर रखी है, फॉर्च्यूनर कार, और ये अपने कड़े से, ठीक है, या कोई भी एक पॉइंटेड चीज से इस पे निशान मार गया। ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। गलियों में खड़ी हुई गाड़ियां या फिर हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां एकदम से उनका पंचर हो जाना, या फिर उस पर स्क्रैच आ जाना, या किसी के द्वारा उसका शीशा फोड़ देना, ऐसा होता है कि नहीं होता है, पहले बताओ। और क्या आपकी गली में किसी से कोई दुश्मनी चल रही होती है उस टाइम पर? नहीं ना। लेकिन पर्सन ऐसा करता क्यों है, क्यों करता है ऐसा पर्सन? हम तो उसको जानते भी नहीं, हमने भाई उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। तू हमारे घर आता, तू पानी के लिए पूछता, हम तेरे को जूस पिलाते, लेकिन वो क्यों करके गया ऐसा? बिकॉज ऑफ हेट्रेड फीलिंग और पावर की कॉन्सेंट्रेशन कुछ हाथों में होना। अब एक मुझे एक बात बताओ, वो पर्सन यानी कि समाज में ऐसे लोगों से चिढ़ता है ना कि जो चीज वो प्राप्त नहीं कर सकता और दूसरों लोगों के पास है, और ये मतलब उसको मजे आ रहे हैं ऐसे काम करने में, आपकी एसेट्स को, आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में उसको मजे आ रहे हैं। अब वो हो जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी थिंकिंग उसमें में मोल्ड हो चुकी है कि मैं तो कभी इतना पैसा या फिर इतनी शानो शौकत वाली जिंदगी बिता नहीं सकूंगा, तो मैं दूसरों को भी दुख पहुंचाऊंगा मानसिक रूप से। 12th क्लास में इंग्लिश का एक चैप्टर याद है, रेड ट्रैप। रेड ट्रैप सेलर को एक ही बात से खुशी मिलती थी, है ना, कि दिस होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, और मैं अगर धुतकारा जाता हूं, उसको कोई अपने रात को ठंड पड़ती थी, जहां पर भी वो कॉटेज के बाहर जाकर खटखटाता था, तो कोई उसको सोने के लिए एक जगह नहीं देता था, कोई आशियाना नहीं देता था उसको। उसको भी लगता था कोई बात नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन दुनिया भी तो मोह माया के अंदर फंसी हुई है। ये जो लोग जो सो रहे हैं घरों में, ये शांति की नींद थोड़ी ना सो रहे हैं। इनको भी ये भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं कि इनका पैसा तिजोरी में जो पड़ा हुआ है, रातों रात कोई मर्डर करके, कोई चोरी चकारी करके ले ना जाए। तो जैसे मेरे लिए चैन के, सुख के कुछ पल एक बेट है। बेट मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में लगाई जाती है, रोटी, चीज का टुकड़ा। तो ऐसी दुनियादारी के लिए, अमीर लोगों के लिए पैसा बेट है, वो ये सोचकर खुश होता था। और ये चीज बिल्कुल यहां पर राइट होल्ड करती है, रेड ट्रैप सेलर की बात। याद होगा आपको, 12th क्लास का एक चैप्टर था, रेड ट्रैप, सुना कभी? सेल्मा लेगरलूफ ने लिखा था उस चैप्टर को, है ना। उसकी राइटर थी सेल्मा लेगरलूफ। तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस वी नीड सम लीगल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स टू एंश्योर दैट डिफरेंसेस में बी डिस्कस एंड डिबेटेड। मतलब डिफरेंसेस ऐसे हो कि अगर आपको किसी के साथ कोई भिड़प है ना, तो वो चीज को आप सिर्फ डिस्कस करो और डिबेट करो। आप कर्सिव तरीके से, जबरदस्ती तरीके से अपने व्यूज को दूसरों के ऊपर इंपोज करने की, थोपने की कोशिश मत करो। उसको बेस्टो मत करो, थोपो मत। अब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे नागरिक हो, जैसे ये जो फॉर्च्यूनर वाला पर्सन था, इसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो ऐसा हो सकता है that you may be confronted with attempts to bully or harass us so that we may conform to their wishes, ताकि हम उनकी बातें मान लें। तो हमें जो है इस चीज के लिए फिर एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट चाहिए। किसका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट चाहिए? लॉ का। ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट रहे। जैसे अब ये कह रहे हैं ना कि बुली और हरेस करना, ठीक है। मैंने, आपको याद है चैप्टर 1 के अंदर एक वीडियो दिखाई थी, मुस्लिम मैन वॉज फोर्स टू चैंट जय श्री राम बाय सम कट्टर हिंदुवादी लोग, है ना। और उन्होंने क्या सोचा, अरे बीजेपी पार्टी में है, ठीक है, और सत्ता में है, और हमें जो है हिंदुवादी लोग बचा लेंगे, लेकिन कानून से बढ़कर कुछ है क्या? हो गई ना जेल। आप उस पर्सन के मौलिक अधिकार को
ब्रीच कर रहे हो, एक तो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और दूसरा उसी के अंदर राइट टू फ्रीडम के अंदर राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इट इज टू आइडेंटिफाई विच कंसेंट्स ऑन फ्रीडम आर नेसेसरी एंड जस्टिफिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से कंसेंट, ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी एड्रेस करा था। ये वाली बात इतना याद है आर्यन कि बदलते वक्त और जमाने के हिसाब से चीज होती रहती है, कौन से कंसेंट नेसेसरी जस्टिफिएबल है और कौन से नहीं है ना? याद है? सेम सेक्स मैरिज, सबरीमाला टेम्पल इशू, शनि शिंगणापुर, हाजी अली दरगाह, और लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट, लव मैरिज का कंसेप्ट, है ना? अच्छा मान लो एक लड़की के पापा मम्मी रेडी नहीं है उसकी शादी करवाने के लिए किसी एक लड़के से जिससे वो चाहती है, पूरा खानदान उसके अगेंस्ट है। उस केस में लड़की के पिताजी या उसकी माताजी जहां चाहेंगी वो उसकी शादी करवा सकती हैं जबरदस्ती। कानूनी बात कर रहा हूं, मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा कि बेला फुसला कर आपको डरा धमका कर वो कर दिया। अगर लड़की कंप्लेंट कर दे तो क्या माँ बाप को भी जेल हो सकती है क्या, या उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो सकती है? बिल्कुल। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल में जस्टिफिएबली से व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट कैन नॉट। हमारे लिए एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, ऐसी अथॉरिटी फिर होगी कौन जो कि एक इंडिविजुअल के बाहर होगी और जो कि उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स पुट करेगी उसके ऊपर भी और समाज में रहने वाले अन्य लोगों के ऊपर भी। कौन बताएगा उस इंडिविजुअल को, उस समाज को, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? वो अथॉरिटी होगी कौन, क्या नाम है उस अथॉरिटी का? ठीक है। नहीं मतलब वो आपसे राइटर सवाल पूछ रहा है, वो बहुत सारी अथॉरिटीज होती है, एक नहीं होती। अलग अलग दायरे के अंदर अलग अलग अथॉरिटीज होती है। इवन ये छोटी से छोटी अथॉरिटीज भी होती है। आप जिस ऑफिस में अगर आर्यन काम कर रहे हो तो आपका बॉस भी आपको वो करवाएगा और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज उसने आपको अपने इंस्टीट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करने को बुलाया है। वो काम खराब नहीं करना चाहता। यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिबर्टी देयर कि आप अपने पर्सनल तरीके से प्रोडक्ट्स को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को मोल्ड कर सको। और अगर ऐसा है तो वो आपको कहेगा आप कहीं और काम ढूंढ लो। समझ रहे हो? अथॉरिटी मतलब कोई भी हो सकती है, घर में भी जब तक कोई बाप नहीं है तो अपने बाप की बात मानकर रहनी पड़ती है घर में, है ना? तो फर्दर, आर देयर एनी एरियाज ऑफ आवर लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स? क्या हमारी जिंदगी में कोई भी एक ऐसी चीज होती है, क्या कुछ ऐसा है हमारी जिंदगी में या फिर हमारे एक्शंस हम कुछ ऐसे ले सकें कि उसमें किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रेंट ना हो, 100% हमारी वो क्या कहते हैं उसके अंदर वो हो, क्या कहते हैं, लिबर्टी हो? हाँ, हाँ यूटोपियन हो गया ये, लेकिन फिर भी ठीक है। आप देखो, आप कहोगे कि अभी आप सर एग्जांपल दे रहे हो राइट टू मैरी। यार देखो बात ये हो जाती है, वहां पर कंस्ट्रेंट से आपको दबाया तो जा रहा होगा ना कभी। मैं हर एक घर परिवार की बात कर रहा हूं। 100% अभी हमारे देश में घर जो हमारे देश के अंदर जो घर परिवार है, क्या वो रेडी हैं आपने किसी का नाम लिया और उससे शादी करवाने को? नहीं ना। हिंदुस्तान अभी आज भी रेडी है क्या पूरी तरीके से लव मैरिज के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए, सेम सेक्स मैरिज के लिए? ठीक है। तो यहां पर जो है राइटर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर देयर एनी एरियाज ऑफ लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी लेफ्ट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स? ठीक है। अब जैसे आपका राइट टू रिमेन साइलेंट, ये वाला राइट शाइनी मम्मी के सामने कितना चलेगा? बताओ। मम्मी तो सबसे बड़ी वॉलेटर नहीं होती है मौलिक अधिकारों को तोड़ने की? तो वो चीज़ है कि मतलब ये थोड़ा सा जो होता है ना कि आप वो क्या रखे, आर देयर एनी एरियाज ऑफ लाइफ एंड एक्शन दैट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। यार ये फिर पर्सन एक ऐसा है कि वो एक, मैं ये सोलो तो नहीं कहूंगा, वो एक लोनली जिंदगी बिता रहा हूं। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा एरिया जो है
वो यूटोपियन है, वो इमेजिनरी है, वो आइडियलिस्टिक सिनेरियो है। क्यों? बिकॉज आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ हमेशा पॉलिटी में और सोशियोलॉजी में, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। पर्सन की जिंदगी इन्फेंसी स्टेज से ही लेकर मरते दम तक घिरी होती है। मेजरली 4 एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। सबसे पहले हमारा घर परिवार, पेरेंट्स, पीयर्स, स्कूल, एंड इंस्टीट्यूशंस। पेरेंट्स या फिर इसको फैमिली कह लो। आप सोच के देख लो, बचपन से आपका क्या चीज होगा, आपका सबसे सबसे बेसिक जो अस्तित्व है ना आपका, वो भी आपका नहीं है। आपका नेम, सबसे बेसिक जो आपकी पहचान है वो आपकी पहचान नहीं है, वो भी आपके ऊपर थोपी गई है। ठीक है, एक हो गया पेरेंट्स और फैमिली। बच्चा माँ बाप के थ्रू नर्चर होता है, उनकी बातें सुनेगा। स्कूल में जाकर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। फिर पीयर प्रेशर भी होता है, और आगे चलकर हम किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के पार्ट भी होते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जहाँ पर काम करते हो वो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाते हैं सोशोलॉजी की लैंग्वेज में। और इसके अलावा आप जिन चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रीच करते हो या रिस्पेक्ट करते हो, लाइक मंदिर जाना, ठीक, भक्ति में लीन हो रहा, किसी गुरु जी का कोई पाठ वगैरह सुनना, कोई गाना सुनना, किसी एक बैंड का पार्ट होना, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करना, अपना साइड में कोई बिजनेस करना, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़, वो सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। आपकी कमाई के साधन, आपके शौक, या फिर आपका लगाव किसी चीज़ से। आगे चलकर जब आपकी शादी होती है, अगेन बहुत सारी चीज़ें, आप नहीं रह जाते हो। यू आर 50% योर सेल्फ, 50% सामने वाला। आगे चलकर फिर बच्चे, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। बाद में बच्चों की शादी, फिर अब दादा दादी नाना नानी बने। तो मरते दम तक पर्सन जो है कभी भी एक पल ऐसा बिता नहीं पाता है कि वो ये कहे कि आई एम फ्री, लेफ्ट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स तो आएंगे, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री हो, मस्त मौला, पीजे में हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपके दोस्त आपको बुला लेंगे, नीचे आ जा, चल चाय पीने चलते हैं। आप कुछ बैठ के सोच रहे थे, कुछ प्लान कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन भाई बेस्ती का फोन आया तो आप जा रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म की। मेरी बात को एक ध्यान से समझ जाना, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस आइडियोलॉजी को पढ़ने से पहले। मैं यहाँ पर लिबर्टी की बात नहीं करने वाला हूँ। ये लिबर्टी नहीं है, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, इसको प्लीज लिबर्टी के साथ कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। देखो, आप जानते हो कि जो भी ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम अर्स्टवाइल यूएसएसआर या फिर सोशलिस्ट सोसाइटीज़ के साथ, तो उसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे जो सोसाइटीज़ हैं लाइक यूएसएसआर, यहाँ पर जो आइडियोलॉजीज जो प्रीच होती हैं, दे आर सोशलिज्म। ठीक है, एंड दे आर कम्युनिज्म। यही आइडियोलॉजी प्रीच होती है। अगर हम लोग बात करें यूएसए की, वहां पर जो आइडियोलॉजी प्रीच होती है, डेट इज कैपिटलिज्म, इसके साथ साथ लिबरलिज्म। ठीक है, ये जब आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखोगे, आप एक से, वो यार मैं वही कह रहा हूँ, आप जब मेरे लेक्चर्स को देखोगे, कोल्ड वॉर वाली सीरीज को जब आप लोग देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ से आइडियोलॉजीज पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कोल्ड वॉर के दायरे के अंदर, और फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें, नई नई जो चीज़ें वो बताता हूँ। न्यू लिबरलिज्म मतलब बेसिकली यार ये नहीं होता है कि लिबरल, अभी पहले आप लिबरलिज्म को समझोगे ना, तो न्यू लिबरल आइडियोलॉजी बेसिकली ये होती है कि और ज़्यादा टॉलरेंस की बातें करना। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है, LGBTIQ की कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। जो टैबूज चलते हैं कि लाइक किसी भी चीज़ को लेकर, जहाँ पर भी सोसाइटी में कोई ब्लॉट होता है या कोई किसी भी प्रकार के टैबूज होते हैं, आप वो हटाने की कोशिश करते हो कि सारे लोग अपने अधिकारों को आराम से जो है वो प्रीच कर सकें, वो रख सकें। पर्सन के पहनावे के ऊपर कोई बंदिशें नहीं होती हैं। ठीक है,
एक लड़की बिल्कुल भी शर्माती नहीं है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करते हुए। ये एक ऐसी सोसाइटी होती है, लेकिन अभी भी वो चीज़ ना काल्पनिक होती है थोड़ी सी। और वो चीज़ फिर आपको अपनी हर वॉक ऑफ लाइफ में दिखती है, क्योंकि प्रॉपर वे में न्यू लिबरलिज्म का आना वो एक ऐसी चीज़ होगी कि इंसान बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हो चुका है, लेकिन फिर क्रिटिक्स उसको कहते हैं कि इंसान ना फिर एक नंगा आदमी हो चुका है। उसको फिर किसी चीज़ का शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है, इंसान एकदम बेशरम हो चुका है और वो अपने बस माइंड की सुने जा रहा है। और ऐसा पर्सन एक दिन बेकाबू होकर अपने अपने आप को ही मार सकता है। मतलब जैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चले, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि आपने लाइफ में अचीवमेंट फिर कुछ कर ही नहीं, हो सकता है कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पे वर्क करा नहीं। हम कम से कम डर के माहौल में रह रहकर पढ़ तो लेते हैं, माँ बाप हमें ग्रेजुएशन तो करवा देते हैं, एक अच्छी नौकरी तो दिलवा देते हैं अपनी अपनी चलाकर, है कि नहीं। ये चीज़ हो जाती है। तो मतलब उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे पीएस साइड में। पहले बात करते हैं लिबरलिज्म की। तो व्हेन वी से दैट समवंस पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, तो हमारा ये मतलब होता है दैट दे आर वेरी टॉलरेंट इन नेचर। बेटा या बेटी अपने माता पिता से बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है, जो भी चाहिए होता है बता देते हैं, कहाँ जा रहे हैं सच सच बता देते हैं। और माँ बाप को ट्रस्ट है अपने बच्चों पर, इसलिए उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट दे रखा है, इतनी लिबर्टी दे रखी है कि बच्चों के वो दोस्त बनकर रहे हैं। कुल मिलाकर टॉलरेंस एज अ वैल्यू है माँ बाप के अंदर, और ऐसे माँ बाप को लिबरल कहा जा रहा है। मतलब एक नॉर्मल सा एक आपको एक कंसेप्ट बता रहा है एनेक्डोट की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अगर हम लोग इसको पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस करें, तो लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म को आइडेंटिफाई करा के है, अगेन सेम चीज़ ही है कि टॉलरेंस जो है एज अ वैल्यू, टॉलरेंस जो है एज अ वैल्यू वो प्रीच होती है, वो कंट्री की वर्किंग में दिखती है। मैंने यहां पर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी इसको लिखा यूएसए के कंटेक्स्ट में। क्या मैं इंडिया के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस एज अ वैल्यू प्रीच होती है? बताओ, हमारे समाज में टॉलरेंस है? तो हम अपने सोसाइटी में लिबरलिज्म को कह सकते हैं टॉलरेंस है? पूरी तरीके से है टॉलरेंस? बिल्कुल भी नहीं है। आप वो चीज एक यूटोपियन वे में कह सकते हो, क्योंकि जब तक रिलीजियस डिफरेंसेस भी रहते हैं ना, तो वो भी टॉलरेंस नहीं होता है। और आप आज के समय में देख लो, पिछले एक डिकेड से हिंदू और मुसलमान के बीच में जो बाउंड्री है, ये और ज्यादा थिन होती चली जा रही है, थिक होती चली जा रही है। तो एक बार बताओ, ऐसे में कभी टॉलरेंस आ सकती है? आपको सारे मतभेद, सारे इंडिविजुअलिटी की जो भावनाएं होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं। तो लिबरल्स जो हैं, दे हैव ऑफन डिफेंडेड द राइट ऑफ अ पर्सन टू होल्ड एंड एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियंस एंड बिलीव्स। लिबरल्स जो हैं, जो लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, आइडियोलॉजी को वो जो मानते हैं, उनका ये मानना होता है मैं अपनी बात कहकर रहूंगा, अपने विचारों को पोर्ट्रे करके रखूंगा, लेकिन सामने वाला अगर अपने विचारों को पोर्ट्रे कर रहा है, उसकी कुछ बिलीव्स हैं, मरते दम तक उसकी रक्षा भी करूंगा। मतलब ये कोई एक कसम बात, ये कोई कसमें वादे नहीं है। लिबरल्स की सोच में ये चीज झलकती है, यानी कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसके बोलने के अधिकार को, उसके ओपिनियन को, उसके विचारों को वो व्यक्त कर सके, इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आई विल बी हिज और हर बॉडी गार्ड, कि वो बिल्कुल फ्री माइंड से वो वाली बातें बोल सके। लेकिन मैं भी इतना करेजियस हूं कि मेरे को भी जो बोलना होगा, अपने विचारों को जो व्यक्त करना होगा, किसी का कोई माइकल आर नहीं रोक सकता मुझे। ये होते हैं लिबरल्स। बट दैट इज नॉट ऑल, दैट इज नॉट ऑल दैट इज देयर टू लिबरलिज्म। मतलब लिबरलिज्म से इतना नहीं है। एंड लिबरलिज्म इज नॉट द ओनली मॉडर्न आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स टॉलरेंस। टॉलरेंस तो अलग से भी एक वर्च्यू की तरह, एक वैल्यू की तरह देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? अगर आप इसको लिबरलिज्म के साथ एसोसिएटेड ना भी करो तो बताओ, ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज होती है ना, समाज में होनी चाहिए, घर परिवार में होनी चाहिए, सबके अंदर होनी चाहिए। आपस में कितनी बारी जैसे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो हमारे दोस्त, हमारे घर वाले कितने बार कह देते हैं कि जब तू बोल रहा होता है ना, जब तू बोल रही होती है ना, अपना अपना मत बोलते जाकर, हमारी भी सुन जाकर कभी।
नॉर्मल बोलचाल में ये वाली चीजें निकल कर आ जाती हैं। तो टॉलरेंस तो हमसे एक एक्सपेक्टेड चीज होती है। सामने वाले को कभी कभार हमारी चीज अच्छी नहीं लगती है वो बोलते हुए, कि मतलब हम उसको मतलब क्या होती चीज अच्छी नहीं लगती है, हम उसे बोलने ही नहीं दे रहे और अपनी अपनी बात बोल के निकल गए। What is more distinctive about modern liberalism is its focus on the individual. मॉडर्न लिबरलिज्म की एक खास बात यह है, जो कि पहले के लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से अलग है, वो ये है कि अब यहां पर फोकस सोसाइटी से ज्यादा इंडिविजुअल पर होता है। तो फॉर लिबरल्स, जो कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं अपना, फॉर लिबरल्स जो एंटिटीज हमारे आसपास होती हैं, लाइक एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, लिबरल्स का ये मानना है अपने आप में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल्स हैं तो इनकी वैल्यू है। और ऑब्वियसली बात है, परिवार किससे बना है? इंडिविजुअल से मिलकर। समाज किससे बना है? इंडिविजुअल से मिलकर। एक कम्युनिटी किससे बनती है? इंडिविजुअल से मिलकर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब तक इंडिविजुअल को एक एक करके, एक एक इंडिविजुअल को अगर आप अलग तरीके से नहीं देखोगे इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर टॉलरेंस की भावना हो, तो पूरी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस कैसे आ सकती है? एक एग्जांपल सिंपल सा, मैं क्या बोल रहा हूं तो आपको वैसे भी पता ही है। एक इंडिविजुअल है, 3 इंडिविजुअल है, इनको मिलकर कहा जा रहा है कि सोसाइटी कम्युनिटी जो है वो बनाते हैं एक पर्टिकुलर जगह में। ठीक है, इसके अंदर टॉलरेंस है, इसके अंदर टॉलरेंस है, इसके अंदर टॉलरेंस है। अब मैं सोसाइटी बनाने जा रहा हूं और एक कम्युनिटी बनाने जा रहा हूं, क्या इसके अंदर टॉलरेंस है? बताओ। अब इस पर्सन के अंदर टॉलरेंस नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। अब कम्युनिटी और सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस है? नहीं ना। वही वाली बात है ना, समझ गए ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि इंडिविजुअल से ही समाज है। ठीक है, समाज से इंडिविजुअल नहीं है। तो वो ये कहते हैं, लिबरल्स ये कहते हैं कि एंटिटीज लाइक फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, दे हैव नो वैल्यू इन देमसेल्व्स बट ओनली इफ दीज आर वैल्यूड बाय इंडिविजुअल्स। दे वुड से they would say for example that the decision to marry someone should be taken by individual rather than by family, caste और community. तो liberals जो हैं they tend to give priority to individual liberty over values like equality. liberals ज्यादा तवज्जो किससे देते हैं? लिबर्टी को, rather than equality. अब इक्वालिटी में क्या होता है, मान लो कोई एक परिवार है, अब उसमें क्या है, सारे लोग डॉक्टर बनते रहते हैं। ठीक है, अब आपसे भी उम्मीद करी जा रही है कि आप भी डॉक्टर बनोगे, कि हमारी फैमिली में सब लोग डॉक्टर ही बनते हैं, ये हमारी फैमिली का इक्वालिटी द वर्च्यू है। लेकिन अगर आपको जो मनपसंद आप जो करना चाहते हो चीज अगर वो करने दी जाए, तो यहां पर इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रायोरिटी है, इंडिविजुअल लिबर्टी की वैल्यू को प्रायोरिटी है। तो लिबरल्स जो है दे ऑल्सो टेंड टू बी सस्पिशियस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। यानी कि ये सब चीजें लिबरल्स ये मानते हैं, कहने के लिए, सुनने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में ऐसा होगा कि नहीं होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी लोग एंजॉय कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, अगर कोई पर्सन अपनी एक बात को रखना चाह रहा है, क्या उसे लॉ की प्रोटेक्शन मिलेगी कि उसकी बातों का सम्मान करा जाए? ऐसा तो नहीं कि उसका मर्डर हो जाएगा या जबरदस्ती उससे कोई काम करवा ली जाए अगेंस्ट हिज और हर विल। उसके लिए पॉलिटिकल अथॉरिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हिस्टोरिकली लिबरल्स जो है वो फेवर करते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए। उनका मानना है पॉलिटिकल अथॉरिटी डेमोक्रेटिक फॉर्म की होनी चाहिए और वो भी कैपिटलिस्ट कंट्री वाली होनी चाहिए। दे फेवर फ्री मार्केट, यानी कि जो डिसीजंस है इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये कौन ले? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स लें, और स्टेट का रोल कम से कम हो। यानी कि लिबरल्स जो हैं वो सोशलिज्म को बिल्कुल दरकिनार करके कोने पे रखते हैं अपनी आइडियोलॉजी में। हाउएवर प्रेजेंट डे लिबरलिज्म एक्नॉलेजेस अ रोल फॉर वेलफेयर स्टेट। आजकल के समय में जो लिबरलिज्म का मॉडल है वो ये मानता है कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म के अंदर कभी कभार क्या होता है कि पावर और जो वेल्थ है वो एक ही हाथ में या गिने चुने सेक्शंस में कॉन्सेंट्रेट होती चली जाती है। नितिन सिंघानिया के अंदर एक फैक्ट याद है श्रेया, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा हो पॉवर्टी वाला, उसके अंदर एक बॉक्स आता है, वो ये बताता है कि कोविड के समय में दुनिया में बिलियनर्स जो हैं ऑलमोस्ट डबल हो गए, उनकी वेल्थ डबल हो गई। इंडिया में ही वो बिलियनर्स 102
102 से लगभग 142 के आसपास हो गए। और ज्यादातर वेल्थ जो है वो टॉप 10% 5% ऑफ द पॉपुलेशन के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, और नीचे बॉटम ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास सबसे कम है, और पुअर होते चलते हैं। तो लिबरलिज्म आज के समय में ये बोलता है कि ठीक है, प्राइवेट लोगों को स्कोप दो अपने आप को एक्सपेंड करने का, इंडस्ट्रीज उनको सेटअप करनी है तो कोई लाइसेंस फलाना डिकमा कुछ भी, मतलब उनको फ्रीली मतलब इकोनॉमी में अपना रोल निभाने की अनुमति दो। लेकिन स्टेट का जो रोल है वो वेलफेयर स्टेट का होना चाहिए कि स्टेट इंटरवीन करे कि कैसे इन इक्वालिटीज को, असमानताओं को कम करना है, कैसे रिसोर्सेज को फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करना है, और ये इंश्योर करना है कि सब लोग जो इकोनॉमी का जो वेट मेजरमेंट सिस्टम है, तराजू है, उसके अंदर सब लोग इक्वल हो। लेफ्ट साइड भी उतनी इक्वल हो, यानी कि रिच भी उतनी इक्वल है जितने राइट साइड पुअर अगर इक्वल है, या वाइस वर्सा। एंड एक्सेप्ट द नीड, लिबरल्स एक्सेप्ट द नीड फॉर मेजर्स टू रिड्यूस बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। असमानताओं को दूर करने के लिए प्राइवेट इंडिविजुअल तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल तो हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचता है, प्रॉफिट मेकिंग। उस समय पर सरकार का रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सरकार का रोल ऐसे कि इकोनॉमी के अंदर लिबर्टी दे रखी है, एग्जांपल दे रहा हूं उसका कि ये होगा कैसे, एग्जांपल बता रहा हूं कि इकोनॉमी में लिबर्टी दे रखी है सरकार ने कि कोई लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं होगा, कोई फी नहीं होगा, आप स्टार्टअप्स अगर स्टार्ट करने हैं, अपने कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलनी है, सब कुछ आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आराम से कर सकते हो, कोई बंदिशें नहीं है, बिल्कुल भी बंदिशें नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब लेकिन सरकार क्या कर सकती है, जितना ये रिचर बिजनेसमैन, टॉप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो भी पैसे ये जो कमा रहे हैं, और ये पैसे पे पैसा कलेक्ट करते जा रहे हैं, पैसे पे पैसा बटोरते चले जा रहे हैं, इसके लिए सोसाइटी, ये स्टेट का रोल क्या होगा वेलफेयर स्टेट की फॉर्म में, उनको टैक्स करना। और टैक्स किस फॉर्म में बेटर होता है, टैक्स इस फॉर्म में बेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी कि अगर किसी की इनकम 50 करोड़ है और किसी की 5 लाख है, सेम टैक्स लगेगा क्या इसके ऊपर? नहीं, तब तो डिफरेंसेस कभी हो ही नहीं पाएगा। इसके ऊपर टैक्स की दरें ज्यादा होंगी, इसके ऊपर टैक्स की दरें कम होंगी। ये एक तरीका है कि आजकल के समय में लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कैसे लाया जाए। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के हार्म प्रिंसिपल के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में। एज अ डीएसपी, एज एन एसडीएम, हमें इसको जनता को बताना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।